नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर साख पर उल्लू बैठा है अनजान गुलिस्तां क्या होगा। दोस्तों, आपको कुछ साल पहले का अन्ना हजारे का आंदोलन तो आप याद होगा ही कि हजारे जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उसके साथ केजरीवाल जी और कुमार विश्वास जी, कई लोग जुड़े हुए थे। और बाद में उन लोगों ने जो अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली वो अलग बात है, लेकिन मैं केवल अन्ना हजारे साहब के आंदोलन की बात करता हूँ कि उस समय जब आंदोलन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि शहर शहर, नगर नगर, हर तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छड़ा था। हर कोई भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ। अन्ना जी तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुना होगा। तो उस समय मैं सब देखता था और मुझे बड़ा हंसी भी आती थी कि वाह, हमारे देश की पब्लिक क्या है। कहीं कोई बात हो जाती है तो आपने देखा होगा, कभी पैदल मार्च, कभी कैंडल मार्च, कभी फलाना, कभी ठिकाना, ये सब होता है। क्योंकि कोई भी आंदोलन होता है वहाँ भीड़ आती है। और सोशलॉजी में एक नियम है कि भीड़ में दिमाग नहीं होता। तो इसी तरह से उस समय हर तरफ से भीड़ निकल रही थी, जुलूस निकल रही थी और उसमें बैनर ले लेके अन्ना तुम आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं और भ्रष्टाचार मिटाओ, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए हमको। तो भ्रष्टाचार पर सारे लोग एक थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सरकारी जॉब वाले भी उसमें कूद रहे थे, प्राइवेट जॉब वाले भी कूद रहे थे। क्योंकि डॉक्टर्स उसमें सरकारी भी थे, प्राइवेट भी थे। डॉक्टर्स का जुलूस अलग जा रहा था, वकीलों का जुलूस अलग जा रहा था, व्यापारियों वर्गों का जुलूस अलग निकला था और जनरल लोगों का जुलूस तो आप जानते ही है वो अलग निकला। चारों तरफ ये लग रहा था कि अब जो है हमारा देश में बेईमानी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी और सब भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा ही लगा था, शायद आपको भी लगता होगा। बहुत समय हुआ क्या, अन्ना जी का अनशन ख़त्म हो गया, केजरीवाल जी ने दिल्ली जीत ली। कहते हैं दिल्ली जीतना मुश्किल होता है, लेकिन केजरीवाल जी ने जीत लिया था। दिल्ली के लिए तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं पहले। तो केजरीवाल जी को हाथ आई, बहुत खुशी की बात है, वहाँ वो काम करना, अच्छा काम करना। तो मेरा दोस्तों एक कहने का मतलब ये है कि जब अन्ना हजारे का आंदोलन हो रहा था और उस समय हर वर्ग का व्यक्ति उसमें कूद रहा था। जैसे मैंने बताया, डॉक्टर्स भी थे, वकील भी थे, व्यापारी भी थे। मैं इन तीन लोगों को ले रहा हूँ और इन सभी का विरोध जो है सरकारी मशीनरी की तरफ इशारा था कि इन सबको भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। अधिकारी रिश्वत लेते हैं, कर्मचारी रिश्वत लेते हैं और ये होता है वो होता है, और राशन कार्ड जाओ तो वहाँ पैसे लेते हैं और मकान की रजिस्ट्री कराओ तो वहाँ पैसे लेते हैं और ये लेते हैं। मतलब उनकी निगाह में केवल सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार था और उसी को वो ख़त्म करना चाहते थे। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ एडवोकेट, जो एक मैंने यहाँ पे अपने शहर में ही देखा था कि वकीलों ने एक जुलूस निकाला था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए। अब आप वकीलों का प्रोफेशन देखिए, वकील लोगों का आप जानते ही होंगे कि आपके साथ भगवान का कोई केस न लगे, अगर लग गया है तो किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह से पैसा लेते हैं, किस तरह से सेटिंग करते हैं और किस तरह से लोगों को केस को
हैंडल कराते हैं और जीत जाते हैं। गलत आदमी को भी वो जिता देते हैं, जो अपराधी है उसको भी जिताते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अपराधी को भी जिताना एक महापाप है। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है उनके लिए? मेरा मतलब यह है कि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त जो आदमी है वो भ्रष्टाचार का जुलूस उस समय निकाल रहा था। और एडवोकेट्स की लाइन में आपने ये भी देखा होगा कि आपका कोई केस है, पहले यहाँ चला, फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से गया सुप्रीम कोर्ट, तो वो वहाँ भी वकील बैठे हैं, हाई कोर्ट में भी बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वकील बैठे हैं, यहाँ से वहाँ कॉन्टैक्ट है, पूरी दलाली हो रही है और आपसे जो है सारे कॉन्टैक्ट मतलब बात हो जाएगी कि साहब मैं जितवा दूँगा, आप इतना हमको ये चाहिए। तो वो आप वकील को देते हैं, आपको लगता है कि आपने वकील लिया, भाई खर्चे होंगे। अब खर्चे क्या हैं, वकील कहाँ पर किसको कैसे क्या देता है, मुझे कुछ कहने वाली बात नहीं है। मेरा मतलब यह है कि भ्रष्ट उस लाइन में भ्रष्टाचार था, है, और भगवान के पास से फिलहाल तो कोई ऐसी संभावना नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा बहुत जल्दी। अब आ जाइए डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स की लाइन में डॉक्टर्स को माफिया आपने देखा होगा, वो कितने ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, ये भी जग जाहिर है। अब आ जाइए व्यापारी वर्ग में। व्यापारी वर्ग दिन भर दुकानदारी करता है, दिन भर बिजनेस करता है, दिन भर माल बेचता है, वो कितने लोगों को बिल देता है और कितना टैक्स जमा करता है, ये भी बात जग जाहिर है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में भी नहीं कहना चाहता हूँ। तो इसी तरह से कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। सरकारी मशीनरी में तो है ही, वो तो जग जाहिर था ही पहले से, वो तो है ही। तो कोई भी मशीन, अच्छा इसके बाद आ जाइए आप व्यापारी वर्ग तक आ गए हम, इसके बाद आइए मजदूर वर्ग में। छोटे लेवल पे आप किसी मजदूर को आप ले आइए, 400 रुपये में मजदूर आया, 600 रुपये उसके मिस्त्री ने लिए अपने यहाँ, अगर आप काम करा रहे हैं तो वो मिस्त्री और मजदूर आपको 1000 रुपये का काम शाम तक करके नहीं देगा। 3:15-4 बजे से वो अपना मसाला समेटना शुरू कर देगा, उतना ही बनाएगा जितना कि 5 बजे तक ख़त्म हो जाए। 5 बजे वो हाथ धो देगा, तो आपको खुद लगेगा कि मेरे 1000 रुपये गए और उसने काम नहीं किया 700 का लिए। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इसके अलावा आप फल लेने जाते हैं, फल वाला जो अपने हाथ से कोई भी एक आइटम रख जाएगा, जैसे आप 2-4 आइटम आपने रख पाए, तब तक वो 2-4 आइटम वो खुद रख देगा, थैली में डाल देगा। काली थैली रखते हैं वो लोग, और काली थैली में डाल के और वो उसको तौल देगा। तराजू का भी पता नहीं है कि वो 800 ग्राम दे रहा है 1 किलो के 900 ग्राम दे रहा है, ये भी आप समझते ही होंगे। तो वो वहाँ भी नहीं छोड़ रहा, मजदूर ऐसे नहीं छोड़ रहा। छोटा दुकानदार फल वाले का मैंने उदाहरण दिया, वो वहाँ नहीं छोड़ रहा। उससे बड़े दुकानदार वो जहाँ जैसा है, मसाले वाले आप जानते हैं मिलावट चल रही है। दूध वाले, दूध के प्रोफेशन में जितने लोग लगे हैं, कितने लोग ईमानदार हैं, ये आप भी जानते होंगे। दूध वाले भी कभी जो है बिना पानी मिलाए या नंबर 2 का दूध बेच के उनका पेट नहीं भर रहा, मतलब उनका तो सेटिस्फेक्शन नहीं है। टेम्पू वालों को आप देख लीजिए, अगर 1 रुपया पेट्रोल पे अगर बढ़ेगा तो वो 1 रुपये सवारी बढ़ा देंगे, और 1 नहीं मेरे ख्याल से 5 बढ़ा देंगे। तो इस तरह से उनका भी आप समझ सकते हो कि कितने ईमानदारी से काम हो रहा है। मतलब आप कहाँ देखोगे, आप हर जगह, किसी भी वर्ग में, किसी भी जगह चले जाइए, हर जगह यही तो है। अब सवाल ये है कि उस गुलिस्तान का, यानी उस बाग का क्या परिणाम होगा जिसकी पेड़ों की साख पे, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। उसमें हम सब इंक्लूड हैं। भ्रष्टाचार केवल सरकारी मशीनरी में न हो के सारी जगह है। अभी आप देख ही रहे हैं कि लोग आपदा को किस तरह से अवसर में बदल रहे हैं। सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार में बिक रहे हैं।
दवाइयाँ किस तरह से अवेलेबल नहीं हैं, वो ब्लैक हो रही हैं, छापे भी पड़ रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं लोग, सारे काम हो रहे हैं। इस समय तो स्थिति यह है बीमारी में कि लोग लाशों पर व्यापार कर रहे हैं। उनको नहीं उनके दिल में नहीं आ रहा कि ये बेचारा इसका आदमी मर जाएगा और जिसको सिलेंडर चाहिए तो वो 30,000 मांग रहा था, 30,000 लेके मरेगा। जहाँ तक है सुनने में आ रहा है कि एम्बुलेंस वगैरह वाले भी 10,000 20,000 रुपये 20 15 किलोमीटर की मांगते हैं। क्या हो रहा है ये सब? हर साग पर उल्लू तो बैठा है, हर साग पर उल्लू बैठा है, तो ऐसे गुलिस्तान का कोई रखवाला नहीं है भाई साहब। चाहे मोदी आ जाएं, चाहे योगी आ जाएं, या कोई और आ जाएं, राहुल जी आ जाएं, या कोई और आ जाएं, क्योंकि एक चने से भाड़ को नहीं भूना जा सकता। क्या करिए, एक चना क्या भाड़ भूनेगा। तो इस तरह से सारी स्थितियां हैं, हर साग पर उल्लू बैठा है। तो अंजाम तो हमारे सामने आना ही है, और इसका बहुत ज़्यादा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलना भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। मैं केवल उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा जो इस समय महाबीमारी में, इस समय लाशों के ऊपर लोग मर रहे हैं, घर में लोग बीमार हैं, सांस लेने में तकलीफ है, तो ऑक्सीजन को मिल नहीं रही है, उनको लगता है कि जो है ये ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला, चलने वाला, हर आदमी परेशान है, तो उसके परिजन भाग रहे हैं। लेकिन व्यापार करने वाले, काला बाजारी करने वाले, इस समय चाहे परचून वाला हो, चाहे दवाई वाला हो, चाहे कोई भी हो, आप जिस चीज़ की तेज़ी से डिमांड आ जाए उस चीज़ के रेट देख लें। मेडिकल में जाइए तो आप अभी जो है थर्मामीटर या पल्स नापने का वो सिस्टम, जो भी कोई आइटम लेने चले जाइए, 100 रुपये के 99 रुपये 80-85 रुपये का जो आता था वो 250 रुपये उसके आपको देने पड़ेंगे। तो हम क्या करें? हमारे राजा ने कह दिया था भाई, ये लोग भी सही है अपनी जगह। हमारे राजा ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलिए, तो ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। तो अब इसके लिए बुराई क्या है? लेकिन भाई, काला बाजारी करने वालों, मैं आपसे विनती करता हूँ, आपको कोई नहीं देख रहा, आपको सरकारी मशीनरी अगर नहीं पकड़ पा रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो सरकार जो ऊपर बैठी है वो आपके एक एक कृत्य को देख रहा है, एक एक करनी को देख रहा है, और उसका परिणाम आपको भुगतना ही। और इनको क्या, वो तो सबके लिए है, प्रकृति का नियम है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये ईश्वर ने कह दिया है। तो मेरा तो बस इतना काला बाजारी करने वालों के लिए इतना ही कहूँगा कि भाई, इस समय जब घोर आपदा है, लोग परेशान हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, अपने किस तरह से लोग अपने मरीजों का, अपने परिजनों का इलाज करा रहे हैं, उस समय तो ये मारकाट, ये लूटपाट मत चाहो प्लीज़। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, करिए, अवसर है आपके लिए, अवसर है, अवसर का आप लाभ उठाना चाह रहे हैं, उठाइए, आप पैसे ही तो कमा लेंगे। लेकिन ये मत भूलना कि इस समय आपने सभी लोगों को देखा है, अच्छे धन्ना सेठ, पैसे वाले लोग, पैसा उनके जेब में, उनके बेड के नीचे रखे रह गए, सब यही रह गया, 1 सेकंड में चले गए सारी दौलत, मकान, बिल्डिंग। क्या करोगे पैसा कमाओगे? बिल्डिंग बना लो, गाड़ियाँ खरीदोगे, ये करोगे, वो करोगे, ये सब करोगे, ये सब नहीं रहना ना। और इस समय तो विशेष आपदा है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा 1 मिनट का भरोसा नहीं है, कौन कब लपेटे में आ जाए काल चक्र में। काल चक्र तो हमेशा चलता ही चलता है, उत्पत्ति पालन लय तो होता ही होता है, और उस की थोड़ी सी लय की, यानी कि मृत्यु की दर बढ़ रही है, स्पीड। महाकाल ने थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दी है। महाकाल तो हमेशा वैसे भी काम करता है और आगे भी करेगा, लेकिन बस इतना ख्याल रखिए
कि यहाँ कितने दिन रहना है, वो सब नहीं रह जाना। इसलिए इस महामारी को अवसर में मत बदलो भाइयों, और लाशों पर व्यापार मत करो। इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार।